नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध की आहट तेज हो गई है। एक तरफ शांति समझौते की बातें हो रही है, डील के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया। दरअसल ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि एक खतरनाक न्यूक्लियर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में बड़ी चमक दिखेगी, ये शब्द अब सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल बन चुका है। सवाल ऐसे में ये कि आखिर ये बड़ी चमक है क्या ये किसी सैन्य कार्रवाई का इशारा है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर दबाव की अपनी पुरानी नीति को अपनाने जा रहा है, या फिर शांति डील की तमाम बातें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? क्योंकि ये तस्वीर बेहद उलझी हुई है। एक तरफ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत की खबरें आती है, दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी जाती है, मिसाइलें चला दी जाती है। खैर, ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि दबाव और धमकियों के आगे तो वो झुकेगा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या शांति की कोशिशें सच में ईमानदारी से हो रही है, या फिर पर्दे के पीछे नए युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर अब सिर्फ तेल तक नहीं सीमित रहेगा बल्कि अब हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे बात। शांति फॉर्मूले के बीच फिर ईरान को परमाणु हमले की धमकी दे रहे ट्रंप ने क्यों कहा ईरान के आसमान में खास रोशनी दिखेगी? ईरान में एक बड़ी चमक दिखेगी से ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? ट्रंप बोले ईरान ने डील नहीं की तो इस बार बहुत बुरा होगा। ईरान और अमेरिका में हॉर्मुज में मिसाइलों की मार फिर से देखी गई। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच बम बरसाए। आरोप है कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब भी दिया। बताया गया कि अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस के तहत ईरान के पोर्ट्स पर हमला किया। ये कार्रवाई तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यूएसएस ट्रक्सन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन जैसे 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंटरनेशनल समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए हमला किया गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया और किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम भी थे। अमेरिका ने साफ कहा कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ट्रंप ने जवाबी हमले को हल्का बताया और इसे लव टैप नाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहाज हॉर्मुज पार कर गए हैं और हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। जवाब में ईरानी हमलावरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अगर ईरान ने जल्द समझौता या डील नहीं की तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा और हिंसक जवाब देगा। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान ने नई चिंता खड़ी कर दी है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अगर सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान से एक बड़ी चमक दिखेगी। क्या ये परमाणु हमले की सीधी धमकी है? इस बयान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े या परमाणु हमले की चेतावनी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में ये भी कहा कि फिलहाल सीज फायर लागू है और हालिया झड़प सिर्फ मामूली थी। लेकिन ये टकराव और ट्रंप की बड़ी चमक वाला बयान
ऐसे समय पर आया जब कुछ ही दिन पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक बड़े ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया था। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए थे। यूएई ने इसे खतरनाक उकसावा बताया था। हैरानी की बात यह भी है कि यूएई फिर हाई अलर्ट पर देखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए क्योंकि अबू धाबी तट के पास धमाकों की आवाजें सुनी गई। यहाँ अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी है। इन सब के बीच ईरान में धरती कांपी है। जोरदार भूकंप आया। उत्तर पश्चिमी ईरान में तबरीज के पास तसुज में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। राहत की बात हालांकि ये रही कि इस भूकंप से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि भूकंप के झटकों से लोग सहम जरूर गए, चिल्लाते चिल्लाते अपने घरों से बाहर की ओर भागे। ईरान में ये भूकंप ऐसे समय पर आया जब ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर मिसाइलें गिराई हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका में हॉर्मुज में मिसाइलों की मार के बीच भूकंप से हर कोई दहशत में है। देखना होगा कि ये जंग आखिर कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। जल्दी से उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप कपूर जी भी पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कटोच साहब, ट्रंप की ये धमकी, इसे किस तरह से देखा जाए? कि तेज रोशनी, सीधी रोशनी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं? धन्यवाद जी। नहीं, देखिए, न्यूक्लियर अटैक की तो बात नहीं हो सकती है और इसको भी इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में, ये मैं आपको यकीन दिला देता चाहता हूँ, किसी भी हालत में प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर बटन नहीं दबाएंगे, ये तो पहली बात है। लेकिन उन्होंने इशारा किया है, मुझे लगता है ये इशारा ऑयल फील्ड्स के ऊपर जा रहा है। और अगर ये ऑयल फील्ड के ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए, तब मैं समझता हूँ भारत के लिए भी बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार ईरान की ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला होगा तो ईरान जो है वो बदला लेगा जो वेस्ट एशिया की बाकी ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर। और जब तमाम ऑयल फील्ड्स के ऊपर आग लग जाएगी, हाँ, तो एनर्जी क्राइसिस जो होगी उससे धक्का जो है वो भारत को लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो उस रास्ते पर हम नहीं जाएंगे और कोई ना कोई समझौता उससे पहले हो जाएगा। ये क्या समझौता हो सकता है? संजीव श्रीवास्तव जी, आपका आकलन इस पर क्या कहता है? क्या बात बन पाएगी? क्योंकि एक तरफ तो बातचीत की बार बार बात होती है, दूसरी तरफ मिसाइलें भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ना धमकियां रुकने का नाम ले रही है। ऐसे में होगा तो क्या होगा, कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान में जिसको कहते हैं विश्वास का संकट ही नहीं है, बल्कि एक अविश्वास की गहरी खाई दोनों देशों के बीच में है। और 28 फरवरी और उसके बाद से जो घटनाएं हुई हैं, जो लगभग 40 दिनों का युद्ध चला है, उससे तो ये जो खाई है बहुत ही गहरी हो चुकी है और इसको पाटने में और एक नया स्टेटस को पैदा करने में लंबा समय लगेगा। और इस दौरान जो इस तरीके की जो पॉस्चरिंग है कि हम सिविलाइजेशन ही समाप्त कर देंगे, एक बड़ा फ्लैश होगा, बड़ी चमक आएगी, इत्यादि इत्यादि, तो ये जो पॉस्चरिंग है ये भी चलती रहेगी। और वही ईरान भी तमाम तरीके की इसी तरीके की बातें कर रहा है कि मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। और जाए देखिए, अभी तो आप देखिए तो फिर से इस्लामिक रिजीम जो कि अभी IRGC लेड होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ज्यादा ये हार्ड लाइन हो गए हैं पहले से। अब वो यूएई की जो फुजेरा गैस पाइपलाइन है उसको उन्होंने हिट करना शुरू किया है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो यूएई का अगर ये गैस पाइपलाइन अगर इसी तरीके से इस्तेमाल में आएगी तो फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो उनके लिए फिर से किसी काम का नहीं रहेगा, जो ब्लॉकेट लगा रखा है। तो क्यों ना यूएस पाइपलाइन को हिट कर दिया जाए। तो ये जो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक जो सोच है, ये अभी भी इस्लामिक रिजीम उसको परस्यू कर रही है। आज भी वो इजराइल से नफरत करते हैं, आज भी वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में उनके इंटेंशंस इजराइल को लेकर के बड़े खतरनाक है कि उसको वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें सोचते हैं। तो ऐसे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी जो ब्लॉक कर रखा है, ये भी पूरी तरह से अनैतिक और इलीगल कार्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन है। तो ऐसे में जो अमेरिका का जो काउंटर ब्लॉकेट है वो भी रहेगा और ये जो पूरा जो स्टेलमेट है, जो अस्थिरता है, जो वॉलेटिलिटी है, वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। हालांकि मैं अवश्य देखता हूं कि सीज फायर को कोशिश की जाएगी कि उसको बना के रखा जाए,
लेकिन एक जो पीस डील की जहां तक बात है वो अभी दूर की चीज दिखाई देती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स, हिकअप्स, इस तरीके के जो अवरोध लगातार बातचीत में ये समय समय पर आते रहेंगे। और ये जो प्रक्रिया है पूरे डायलॉग और नेगोशिएशंस की, ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस दिखाई देता है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। प्रदीप कपूर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपूर साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के क्या मायने निकालेंगे? एक बड़ी चमक दिखेगी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? शिल्पा, ऐसा है कि दोनों तरफ से अब जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो कम होते जा रहा है। दूसरा, जो टाइमलाइंस हैं उनके लिए बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं। अगर मैं यूएस की दृष्टि से देखूं, अभी यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, मिड टर्म, अब हो गई है मई ऑलरेडी। सारा इलेक्शन का जोर पकड़ रहा है। अगर ये अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है नेगोशिएशन के प्लेटफॉर्म पे और डिप्लोमेसी के प्लेटफॉर्म में, तो अच्छा है अमेरिका के लिए। अगर वो नहीं ख़त्म होता और स्टेलमेट रहता है या ड्रैग ऑन करता है, फिर वो इलेक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव। तो ट्रंप के दृष्टिकोण से अब इसको किस तरह जल्दी से जल्दी एक तरफा या दूसरी तरफा इसको कंप्लीट करना है, इस काम को, इस कार्य को, तो ये दृष्टिकोण है। चाहे हमको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़े, ठीक है, चाहे हमको धमकी देके उनका नाक रगड़ के उनसे ये साइन करवाना पड़े एग्रीमेंट। वहां पर ईरान की तरफ से अगर हमारा सारा जो ऑयल पंपिंग हो रहा है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि सारे पोर्ट्स पे ब्लॉकेड हो रखा है जो अमेरिकन नेवी का, तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर हो रहा है क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली आमदनी होती है। दूसरा, जो पंप हो रहा है ऑयल, उसको कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, कितनी देर तक रखेंगे, वो स्टोरेज फैसिलिटी सारी खत्म हो रही है। तीसरा, अगर हमने उसको स्विच ऑफ कर दिया ऑयल को, पंपिंग को, उसका जो रीस्टार्ट का प्रोटोकॉल होता है उसमें काफी डिग्रेडेशन हो जाता है मशीनरी का। बिल्कुल, हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी इतने कटर हैं वो, और इतना ज्यादा मीन्स अगर वो अपने चार्टर में लिख रहे हैं कि इजराइल का हम सत्यानाश करेंगे, हाँ। इजराइल को वी विल वाइप इट ऑफ द फेस ऑफ दिस अर्थ, नो ज्यूज विल बी अलाउड टू लिव और एग्जिस्ट, तो ऐसी चीजें इस एग्रीमेंट में सबसे पहले होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 1 होना चाहिए that Iran agrees to the existence of Israel and to safeguarding the lives of the Jews। ठीक है। उसके बाद में कुछ बातचीत होनी चाहिए न्यूक्लियर की, फैसिलिटीज की, एनरिचमेंट की, सारा न्यूक्लियर। ऐसे में प्रदीप कपूर साहब, जो हालात अभी आपने बताए हैं, जो सिचुएशन इस समय आपने अभी एक्सप्लेन की है, उसके मुताबिक सर इस जंग का खत्म होना किसके लिए ज्यादा जरूरी, अमेरिका के लिए या ईरान के लिए? दोनों के लिए एकदम आवश्यक है। अब ये देखना है कि क्योंकि वो ज्यादा कटर है ईरान में, वो अपने अंदर अंदरूनी जो भी प्रोटेस्ट होंगे उनको सप्रेस फिर करेंगे, किस हद तक कर सकेंगे, क्योंकि अब वहां पर भी इकोनॉमी का हालत बहुत जबरदस्त खराब होने वाला है, तो उनके वहां पर भी प्रोटेस्ट और राइट्स होने वाले हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे। तो दोनों तरफ सिचुएशन काफी गंभीर है। यहाँ पर भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। पेट्रोल जब मैं लेने जाता हूँ, जब शॉपिंग करने जाता हूँ, ग्रोसरी लेने जाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब भरता हूँ, तो हर चीज में प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो प्रेशर आ रहा है काफी लोगों पे भी, तो इसके लिए दोनों तरफ प्रेशर बहुत है। अब कौन पहले गिव इन करता है वो देखना है, तो रोज कुछ ना कुछ नई बात शुरू होती है। अब चूंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के तरकश में जितने भी तीर थे वो ऑलमोस्ट वो सब कुछ चला चुके हैं। कटोच साहब, मैं चर्चा में आपको लाना चाहूंगी, आगे बढ़ेंगे सर। मैं अब आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को एक और बोगस स्टेटमेंट, जैसे वो कुछ भी कह देते हैं उसके बाद फिर यूटर्न ले लेते हैं, वो माना जाए, या फिर वाकई में अब उनके पास कोई ऑप्शन बाकी बचा नहीं है? क्या ये मजबूरी है ये स्टेटमेंट देकर आखिरी बार फिर से कोशिश करना ईरान को डराने की, उसे दबाने की, उसे झुकाने की? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते रहेंगे, और दो चीजें हैं जो एम्बेसडर साहब ने बताई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है। प्रेशर दोनों पार्टी के ऊपर है, खास करके लेकिन मेरे अपने सोच विचार से खास करके ये प्रेशर जो है ये ईरान के ऊपर है। ओके। क्योंकि क्रिटिकलिटी जो है
और एक बार ऑयल वेल्स अगर बंद हो गए तो उनकी मुश्किलात बहुत जाके बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको दोबारा चलाना एक चैलेंज है। एग्जैक्टली ये ईरान को भी दिखता है। दूसरी बात है, जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर है पेजेश्कियां, वो मुस्तफा, ये जो उनके जो मुस्तफा जो आयतुल्लाह है, उनसे अभी मिले हैं। उस मीटिंग में क्या हुआ है मुझे वो अभी तक मीडिया में आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी प्रेशर जो है बहुत बढ़ रहा है। अभी देखिए अमेरिका का के ऊपर प्रेशर क्या है, कीमतें बढ़ रही हैं, एम्बेसडर साहब ने कहा, तो क्या हुआ, एक बर्गर कम खाएगा अमेरिकन, इसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिका में हर एक जो गरीब से गरीब आदमी है उसके पास भी गाड़ी है, तो क्या होगा, थोड़ा सा कम गाड़ी चलाएगा। इसके अलावा उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। मुझे लगता है प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि वो इलेक्शन ना हार जाए। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आ रही थी सर। हाँ बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। तो अभी मुझे लगता है ये जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देगा, अगर ईरान नहीं मानता है वो फिर से धमकी देगा और छोटा मोटा एक्शन करेगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे इस प्रकार से चलता रहेगा जब तक कि कोई सुधार ना हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी नहीं फेंकेंगे किसी भी हालत में। उसके इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और वो कोई उस रास्ते में कोई नहीं जाने वाला है। तो न्यूक्लियर धमकी सिर्फ धमकी ही रह जाएगी। संजीव श्रीवास्तव साहब, साथ ही सर इस बात को भी इलेबोरेट करिएगा, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, अच्छे तरीके से इस मामले को समझते हैं, कि एक तरीके से नाक का सवाल ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन गया है। नाक का सवाल बन गया है, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले किसी भी तरह से इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, किसी भी तरह से इसको खत्म करवा लिया जाए। देखिए शिल्पा जी, मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल किसी कीमत पे नहीं होने जा रहा है, और इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड किसी भी लेवल का, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना हो, अगर वो क्रॉस हो गया और इसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो फिर दुनिया बड़े खतरनाक मोड में चली जाएगी, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। और ये एक पूरी सर्वनाशी स्थिति जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाले मोड में हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तो जब एक बार किसी ने जो सबसे बड़ा जो आर्म्स कंट्रोल को और न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की वकालत करने वाला जो राष्ट्र अगर खुद ही उसको क्रॉस कर गया और सीमाएं तोड़ दी, तो फिर तो अन्य राष्ट्र तो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लेकर के तैयार बैठे हैं। रशिया ने तो इसको बेलारूस में तैनात कर रखा है। तो हाँ, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की स्थिति में जाना चाहेगा। इवन की जो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन भी उसमें नहीं जाना चाहेगा। तो ऐसे में सर अमेरिका के सामने इस समय क्या ऑप्शन बचा हुआ है, क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने करके देख लिया, लेकिन ईरान कभी झुकने को तैयार नहीं, तैयार नहीं। देखिए अमेरिका के पास बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिका एक बहुत ही रेजिलिएंट नेशन है, सोसाइटी है, इनॉर्मस उसकी कैपेबिलिटीज हैं। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक बर्गर कम खा लेंगे, थोड़ी गाड़ी कम चला लेंगे, इससे अधिक क्या होगा अमेरिका का। लेकिन क्या अमेरिका वहां मिडिल ईस्ट से छोड़ करके चला आएगा? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। और अल्टीमेटली मैं इसका अगर सिनारियो अगर मेरे से पूछे शिल्पा जी, तो मैं यही देखता हूं कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी, जो 91 से उसके ऊपर पहला हमला हुआ था गल्फ वॉर में, और उसको गिरते गिरते 2003 हो गया था, उसी तरीके से ये जो इस्लामिक रिजीम यदि ऐसे ही इसराइल से नफरत करती रही, ऐसे ही आतंकवादियों को सपोर्ट करती रही, ऐसे ही इंटरनेशनल लॉज को, मैरीटाइम लॉज को वायलेट करती रही, तो इसका एक दिन पतन हो जाएगा। और उसमें समय लग सकता है, लेकिन अमेरिका उसको करके ही छोड़ेगा फिर। और पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी हो जाएगा कि जिस तरीके से आपने पूरे एक में नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवेज को बाधित कर रखा है, और सारा आतंकवाद को सपोर्ट करना और अन्य सभ्यताओं से नफरत करने वाला जो काम है, उसको तो अगर समाप्त करना है और नहीं माने बातचीत से, तो फिर आपके ऊपर बड़ा एक्शन होगा और आपकी रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। अल्टीमेटली ये किसी आतंकवादी संगठन के तौर पर ही किसी गुफा उफा में छुप करके ऑपरेट ही कर पाएंगे, उससे अधिक ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए बेहतर ये है कि आज भी उनके पास समय है, आज भी थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम लें, नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं। और जैसे कि एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि पहली जो डील की शर्त ये होनी चाहिए कि आप स्टेट ऑफ इजराइल के साथ नफरत त्याग दीजिए और उसको जो है एक सम्मान के साथ उसको स्वीकार कीजिए। मैं फिर से सवाल करना चाहता हूं, यदि सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई जैसे राष्ट्र
इसराइल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। हाँ। सऊदी यूएई ने तो अपने हथियारों की तैनाती भी वहां पर वो ले रहा है इसराइल से। तो ऐसे में ईरान की इस्लामिक रिजीम, आखिर क्या ऐसी दिक्कत है इसराइल में कि आप उसको नाम भी नहीं लेते, उसको ज़ायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं, और होलोकॉस्ट क्या को डिनाई इस करते ईगो हैं। की लड़ाई में ईरान अपने आप को सुसाइडल बम, तेल के सुसाइडल बम पर भी बिठाने को तैयार है सर? खुद का नुकसान ये तो करवाने को तैयार है सर? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कई चैनल्स पे इस बात को कहा है कि एक आत्मघाती सोच है ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, ये फिदाइन वाली सोच है। मर जाएंगे, खप जाएंगे, हाँ। भले से अपना देशी बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। कट्टरपंथ है ये तो। अब हाँ, बिल्कुल कट्टरपंथ है, एक रेडिकल माइंडसेट है। यदि आज भी इतने सबको तबाही बर्बादी के पास थोड़ी सी भी अगर बुद्धि बची हुई है, तो अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाइए, इसराइल को रिस्पेक्ट कीजिए, अमेरिका को रिस्पेक्ट कीजिए। ये डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल की बातें अब भूल जाइए। अब उसको अब त्याग देने का समय आ गया है। और एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की जो बात है, अब्राहम एकॉर्ड्स में जो सारा स्तंभ देखिए शिल्पा जी, अब्राहम एकॉर्ड्स में छुपा हुआ है। लेकिन ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, वो अब्राहम एकॉर्ड्स को नफरत करती है, अब्राहम एकॉर्ड्स को समाप्त कर देना चाहती है। और उसी अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रोसेस चल रहा था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, उसको डिरेल करने के लिए हमास के माध्यम से हमला करा दिया इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। और ये जो युद्ध है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। ईरान ने, लार्जली इट वाज इरानियन बैक्ड ऑपरेशन, जो हमास ने किया था वो इरानियन टेरर प्रॉक्सी था। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो तभी रिजॉल्व हो सकती है जब ये इस्लामिक रिजीम अपनी हार्ड लाइन पोजीशन को त्यागे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ये कहीं ज्यादा हार्ड लाइन अब होते जा रहे हैं। तो उसका परिणाम ये होगा कि अल्टीमेटली ये फॉल करेगी। लेकिन वो तो उसको अपने देश की संप्रभुता पर लेकर चले गए हैं ना, इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसे कैसे कोई भी देश आकर, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, हमें कैसे कह सकता है हमें क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं। हम चीजों की गारंटी दे रहे हैं तो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अब हम अमेरिका के हिसाब से चलेंगे या फिर अपने हिसाब से चलेंगे, अपने देश के लोगों के हिसाब से चलेंगे सर? शिल्पा जी, यदि ईरान, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाती है, वो इजराइल के प्रति सकारात्मक सोच दिखाती है, आतंकवाद को त्यागने के बारे में कदम उठाने के बारे में सोचती है, और इजराइल के प्रति जो एक बहुत ही नेगेटिव वाइप आउट करने वाले जो इंटेंशन है उसको त्यागने की बातें करती है, तो उसको स्थान मिलेगा, उसको भी सम्मान मिलेगा। वो भी सऊदी अरेबिया, यूएई, अन्य राष्ट्रों की तरह से अपना विकास करने के अवसर भी उसको मिलेंगे, सभी उसके साथ सहयोग भी करेंगे। यही बात तो कही जा रही है। अपने बिहेवियर में आप चेंज लाइए, आपको अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन क्या ये संभव नजर आ रहा है? प्रदीप कपूर साहब, आपको क्या लगता है सर, क्या ईरान अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? सर मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अमेरिका ईरान के हमले में गुजरात का जहाज डूबा, एक भारतीय की मौत, 17 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। जानकारी मिल रही है दुबई से यमन ये जहाज जा रहा था जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है। अमेरिका ईरान के हमले में गुजरात का ये जहाज डूब गया है। जल्दी से इस पर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, कटोच साहब आपका। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्घटना वाली बात है और इसका हम यकीन नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय पर जो हो चुका है वो हो चुका है। मुझे लगता है आगे जाके इस प्रकार के हमले रोकना ये पूरे विश्व के लिए अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर क्योंकि भुगतना हम सबको पड़ रहा है और यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ। और सॉरी, बिल्कुल, क्योंकि मैं ये जरूरी भी है रुकना, क्योंकि भुगतना हम सबको पड़ रहा है। माफी के साथ रोकूंगी सर आपको। मैं जल्दी से कपूर साहब का फाइनल रिमार्क लेना चाहूंगी, मेरे पास क्योंकि समय की कमी है। कपूर साहब, जाते जाते लग रहा है आपको ये डेडलॉक टूट पाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो ये धमकी है ट्रंप की इस टाइम पे, वो काफी टाइम तो पीछे हट जाते हैं, बट इस टाइम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको जल्दी से समाप्त करना है सारा ये कार्य। तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है एक उनके पास ऑप्शन, जो 20,000 पाउंड का बॉम्ब होता है, जो जब गिराएंगे कहीं पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब से तो बहुत कम है, बट ऑयल फील्ड्स वगैरह सब तबाह हो जाएंगी, तो उसमें फिर ईरान को कैपिटुलेट करना पड़ेगा। अब क्या नौबत वहां तक आती है या फिर उससे पहले ही समझौता हो जाता है? नजर बने रहेगी। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।